बच्चों, अभी हमने प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा। अब हम प्रथम विश्व युद्ध में सन 1919 में वो जो वर्साय की संधि हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये जीते हुए राष्ट्र थे, जबकि जर्मनी, इटली और बाकी जो राष्ट्र थे वो हारे हुए राष्ट्रों में से थे। युद्ध की समाप्ति के बाद 1918 में जो है एक शांति समझौता हुआ, जिसे वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ ऐसी अपमानजनक शर्तें थी जो जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई थी। इसलिए वर्साय की संधि को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीज है वह वर्साय की संधि के साथ ही बोया गया था। हालांकि आप लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ, जो 1945 तक चला, लेकिन उसका जो बीजारोपण था वह 28 जून 1919 के दिन ही हो गया था। तो सबसे पहले हम बच्चों बुक रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे अपने बुक जो है निकाल कर रखेंगे जिनके पास अवेलेबल हो, और बाकी जो है ध्यान से सुनेंगे अगर जिनके पास बुक नहीं है तो, क्योंकि मैं पहले रीड करूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों तथा खदानों को नष्ट किया उनकी भरपाई की जाएगी। यह तय किया गया कि जर्मनी 66 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक है, जिसके कारण जर्मनी का पुनर्निर्धारण नहीं हो पाएगा और यह पूरे यूरोप के लिए अहितकारी है। विजयी देश के द्वारा यही माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़े थे और जर्मनी से मिले हर्जाने से उस कर्ज को पटाने की मंशा रखते थे। जब कई वर्षों बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा तो इसे कम करके 20 लाख पाउंड किया गया। ठीक है बच्चों, इस संधि में सारे युद्धों का जो कारण है वो जर्मनी को माना गया और इस युद्ध में जितने भी राष्ट्रों को हानि हुई थी उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 66 लाख पाउंड की राशि जर्मनी के ऊपर थोपी गई कि वे फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम को जो है किस्तों में यह राशि देते रहेगा। हालांकि ये 66 लाख पाउंड की जो राशि थी वो बहुत अधिक थी। जो यूरोपीय अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि इतनी बड़ी रकम देने से जो जर्मनी है वो पुनः आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएगा, साथ ही ये यूरोपीय देशों के लिए हितकर नहीं है। परंतु जो विजित राष्ट्र थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है ये लोग जो है अमेरिका से कर्ज लेकर लड़े थे। अब अमेरिका को इनको पैसे वापस करने थे और उन पैसों को वापस करने के लिए इन्हें भी पैसों की आवश्यकता थी। तब ऐसी स्थिति में जो है इन लोगों ने अमेरिका के ऊपर 66 लाख पाउंड का कर्ज डाला। हालांकि बाद में जब ये आभास होने लगा कि अमेरिका जो है इतने सारे कर्जों को जो है छूट नहीं पाएगा, तब 66 लाख पाउंड की राशि को घटाकर 20 लाख पाउंड कर दिया गया। दूसरा, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ, जैसे बेल्जियम और फ्रांस। पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, जर्मनी ने युद्ध में जितनी भी जमीन पर अधिकार जमाया था उन जमीनों को उन देशों को वापस लौटाया गया, जिसमें मुख्य रूप से बेल्जियम और फ्रांस, जिसमें फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन का जो प्रांत था वो कोयला क्षेत्र थे, कोयले की खदानें थी, इनको पुनः उन्हें वापस कर दिया गया। साथ ही रूस में युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी उस संधि के द्वारा जिन क्षेत्रों को जर्मनी को मिला था उन क्षेत्रों में स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना कर दी गई। तीसरा, सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया। इसके अलावा फ्रांस की खदानों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्ष के लिए फ्रांस को सौंप दिए गए। जो जर्मनी के सार नामक कोयला क्षेत्र था
उसे जो है फ्रांस को जो है उसकी जो हानि हुई थी युद्ध के दौरान उसकी भरपाई के लिए 15 वर्षों के लिए जो है फ्रांस को दे दिया गया। उस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का प्रशासन स्थापित हुआ और वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा। 15 साल बाद जर्मन संग्रहण करके यह तय करना होना था। ठीक है, युद्ध में फ्रांस के जो आल्सेस और लॉरेन के प्रांत थे, युद्ध समाप्ति के बाद वो फ्रांस को वापस लौटा दिए गए। साथ ही जर्मनी का जो सार नामक कोयला क्षेत्र था उसे भी 15 सालों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस को जो हानियां हुई थी उस हानि की भरपाई करने के लिए जो है ये 15 साल तक के लिए जो है फ्रांस को दिया गया। साथ ही साथ इस क्षेत्र पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ दोनों अलग है, तो यहाँ पर राष्ट्र संघ का जो है प्रशासन वहां पर रखा गया और साथ ही यह घोषणा की गई कि 15 सालों बाद यह क्लियर किया जाएगा कि यह फ्रांस के पास रहेगा यह क्षेत्र की जर्मनी के पास। वो भी जन्म संग्रह कराकर किया जाएगा कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो हाँ या ना में मतदान करेंगे कि हमें फ्रांस के साथ रहना है। यदि हाँ में लोगों का जनमत अधिक होता है तो वो फ्रांस में शामिल किया जाएगा और यदि वो जर्मनी के पक्ष में आता है लोगों के द्वारा तो उसे जर्मनी के पक्ष में शामिल किया जाएगा। चौथा, पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का पूर्वी का बाकी हिस्सा मेन जर्मनी से जो है अलग थलग हो गया। दोनों हिस्सों के बीच डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसकी समुद्र तक पहुंच बनी रहे। ठीक है, जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा जो है काट करके जो है पोलैंड नामक देश का निर्माण किया गया और पूर्वी जर्मनी और जर्मनी के बीच का जो हिस्सा था डेजिंग पट्टी वह पोलैंड को दिया गया। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये डेजिंग पट्टी ही थी प्रमुख कारण जिसकी वजह से जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर क्योंकि उसे समुद्र तक के लिए रास्ता चाहिए था, जबकि ये पोलैंड के पास जो है ये डेजिंग पट्टी बंदरगाह का रास्ता था, इसलिए जो है सबसे पहले जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर आक्रमण किया था। इस तरह पांचवा, इस तरह युद्ध जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। इस प्रकार करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो जीते हुए राष्ट्र थे वे चाहते थे कि जर्मनी जो है कभी फिर से मजबूत ना हो पाए, अपना सिर उठा ना सके, क्योंकि जर्मनी जो है अधिक शक्तिशाली राज्यों में शामिल थी। छठवां, अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्र संघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के हवाले कर दिया। चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को ना देकर जापान को दे दिया गया। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथों से निकल गए। ठीक है, जितने भी जर्मनी के उपनिवेश थे उन उपनिवेशों को भी आपस में बांट लिया गया। अब जर्मनी के पास उसके उपनिवेश भी नहीं बचे थे। कुछ उपनिवेशों को जो है राष्ट्र संघ ने अपने संरक्षण में ले लिया और कुछ को जो है उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के हवाले कर दिया। सातवां, संधि की कई शर्तों के अंतर्गत जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया। उसकी जमीनों को तो काटा ही गया, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बांटा भी गया, उसके साथ ही साथ उसको निशस्त्रीकरण भी किया गया ताकि उसके हथियारों की कमी बनी रहे। उसकी सेना को 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दिया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित किया गया। कुल मिलाकर यह प्रयास किया गया कि जर्मनी के पास कभी भी आक्रमणकारी सेना ना बने। वही बात थी कि जर्मनी का जो है जर्मनी कभी भी फिर से मजबूत ना हो, एक समृद्धशाली या शक्तिशाली देश ना बने। उनको डर था कि यदि जर्मनी पुनः शक्तिशाली होगा तो फिर से हम पर आक्रमण करेगा। लास्ट शर्त थी कि एक शर्त द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि भूमि प्रधान प्रदेश रह गए और आर्थिक विकास के संसाधन नहीं रहे। ऑस्ट्रिया की काफी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो, लेकिन विजय देशों ने उसे रोक दिया।
ठीक है, एक शर्त और रखी गई कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी का विलय ना किया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना, और दोनों को, ऑस्ट्रिया और हंगरी को भी अलग कर दिया गया। इसके अधीन की जितने भी देश थे उन्हें स्वतंत्र प्रदेशों की स्थापना करने का आदेश दे दिया गया। इससे सबसे अधिक जो है ऑस्ट्रिया को नुकसान हुआ, क्योंकि इसके कारण जो है उसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गए, जिसकी वजह से उसके पास आर्थिक संसाधन जैसे कोयले या खनिज वाले क्षेत्र छूट गए, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि ऑस्ट्रिया में जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग बहुत अधिक थे। इसकी वजह से ऑस्ट्रिया और जर्मनी का विलय होना भी जरूरी था, लेकिन विजयी देशों ने जो है इस पर रोक लगा दी। बच्चों, वर्साई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है। आगे जब भी हमारी क्लास लगेगी तो मैं इसे और अच्छे से भी समझाऊंगा। तब तक के लिए आप बुक रीडिंग करेंगे और यह वीडियो देखेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।